डियर स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर। इस सीरीज़ में हम पूरी इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट करेंगे 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं कि जैसे 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंट मिल गई थी, उसके बाद इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए क्या क्या किया, क्या क्या स्टेप उठाए, इंडियन गवर्नमेंट कैसी थी, इंडिया में चीज़ें कैसे हुई, क्या हुई, इसके बारे में हम सब लोग डिटेल से आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम क्या था। इकोनॉमिक सिस्टम है रेफ़र करता है अरेंजमेंट को कि सेंट्रल प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी के उस टाइम पे क्या थी। जो हमारी इकोनॉमी में जैसे हम आज़ाद हुए, अब हमें रॉ मटेरियल भी बाहर नहीं भेजना था, हमारे देश में देखो पार्टीशन भी हो गया था, तो पॉवर्टी भी थी, एग्रीकल्चर भी स्टेगनेंट था, डेवलपमेंट भी नहीं थी, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा नहीं था। आप ये कह सकते हो कि सब कुछ बिखरा हुआ था। उस टाइम पीरियड पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक सेंट्रल प्रॉब्लम थी। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन किया जाए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो देश के लोगों के लिए नेसेसरी भी हो, देश के लोगों की ग्रोथ भी करवाए, जिससे लोगों की इनकम भी जनरेशन हो, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन हो, हमारा देश भी ग्रोथ करे और जो सबके लिए ही सही हो। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, हैंडीक्राफ्ट हो, हैंडमेड हो, टेक्निकली यूज़ करें, मशीनें यूज़ करें, कौन सी टेक्निक हम यूज़ करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किस पर्पज़ से किन के लिए प्रोड्यूस किया जाए। ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम थी वो 1950 में सबसे पहले हमारी इकोनॉमी के सामने आई कि किसके लिए किन चीज़ों का यूज़ करके और क्या क्या चीज़ बनाई जाए, तब हमारा देश ग्रोथ करे, लोगों को फ़ायदा हो, बेनिफिट हो। ये सब चीज़ें उस टाइम हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम थी। कौन कौन सी प्रॉब्लम थी? फर्स्ट थी बेटा व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा था हाउ टू प्रोड्यूस और तीसरा था फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, कैसे बनाएं, क्या बनाएं, किसके लिए बनाएं। ठीक है, इसमें है कि ऐसी गुड्स और सर्विसेज को प्रोडक्शन किया जाए जो क्वांटिटी भी हो, इकोनॉमी में प्रोड्यूस भी हो चुके, बाहर से बहुत कम चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़े, मतलब ऐसी कुछ चीज़ बनाएं जिसकी मार्केट में डिमांड भी हो, लोगों को ज़रूरत भी हो और वो हमारे देश में ही बने ताकि हमारे देश में उसकी इंडस्ट्री सेटअप हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो। हाउ टू प्रोड्यूस कहते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी को, ऐसी टेक्निक को प्रोडक्शन में यूज़ करें जिसमें लेबर इंटेंसिव हो। देखो कई कंट्री में क्या होता है, लेबर बहुत ज़्यादा होती है, उस कंट्री को बोलते हैं लेबर इंटेंसिव। किसी कंट्री में होता है कैपिटल बहुत ज़्यादा होती है, वो कंट्री होती है कैपिटल इंटेंसिव। तो हमें कौन सी टेक्निक लेके प्रोडक्शन करना चाहिए? लेबर इंटेंसिव हो, कैपिटल इंटेंसिव हो। लेबर इंटेंसिव होगा वो सस्ता ज़रूर होगा लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा उसमें। लेकिन अगर मशीन से हम बनाते हैं, टेक्निकल इंटेंसिव है, उसमें क्या होता है कि पैसा ज़रूर लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा फिनिश काम होता है, टाइम कम में होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ बनती है। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम थी कि कौन सी टेक्निक हम यूज़ करें, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। फिर है फॉर होम, इन्वॉल्व करना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट अमंग पीपल, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करें, ये सिलेक्शन करना था। कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, कि कौन से लोगों के लिए गुड्स बना रहे, रिच पर्सन है वो कंज्यूम करेंगे, पुअर पर्सन है वो कंज्यूम करेंगे, मिडिल क्लास कंज्यूम करेंगे, या कहते हैं ना कि एक बहुत रिचर क्लास होता है, रिचेस्ट पर्सन है वो कंज्यूम करेंगे। कि हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करें, लेबर इंटेंसिव से करें, कैपिटल इंटेंसिव से करें, या किन लोगों के लिए, कौन से सेक्शन के लिए करें। ये एक मेन प्रॉब्लम थी उस टाइम पे जब हमारा देश क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। उस टाइम पे हमारे देश को ग्रो करवाना था, ऐसा था सेंट्रल प्रॉब्लम कि हम लोगों को ग्रोथ करना है लेकिन सही दिशा में करना है। कैसे करना है, कौन से कमीशंस आए थे, कौन सी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेके आ सकती है, ये सब चीज़ें थी। अब इंडिया को ये भी डिसाइड करना, इंडिया इकोनॉमी कैसी थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी। उस हिसाब से वो डिसीज़न ले सकता था कि हमारे यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कैसे कैसे डिसीज़न लेगी, क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, किन के लिए करना है, ये सब चीज़ों का डिस्कशन या ये सब चीज़ें प्रॉब्लम थी वो उस टाइम पे आई थी। फिर है बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम।
टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होता है जिसको ऑपरेट और कंट्रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर करता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया जाता है। अगर एज ए इकोनॉमिक्स मैं बोलूँ तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमारा एक इकोनॉमिक्स में एक इकोनॉमिक्स होता है रोज़ के नाम से। वो ये कहता है कि अगर हर आदमी अपने अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा ना तो दुनिया में कोई गरीबी नहीं रहेगा। ठीक है, अगर मैं अपना प्रॉफिट देख रही हूँ, आप अपना प्रॉफिट देख रहे हो, तीसरा फिर अपना प्रॉफिट देखेगा, तो दुनिया में गरीबी रहेगी ही नहीं। अगर हम लोग किसी और पे दया करते हैं, दूसरा काम नहीं कर रहा है, तो गरीबी है। ठीक है, लेकिन हम उस पे नहीं जाते, अभी आपके सिलेबस के हिसाब से बात करते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसको प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है, प्राइवेट सेक्टर उसको चलाता है, ऑपरेट करता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसका 100% कंट्रोल्ड और ऑपरेट होता है गवर्नमेंट के द्वारा। मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आर अलॉटेड टू रिस्पेक्टिव रोल्स फॉर सॉल्विंग द इकोनॉमिक एंड सेंट्रल प्रॉब्लम। इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। इंडिया कैसी इकोनॉमी है? इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वही होती है बेटा जिसको आपको भी मैंने बताया, प्रोडक्शन का डिसीजन लेना हो, कंट्रोल करना हो, सारे काम जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर करता है। इसका मेनली जो टारगेट होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। सेंट्रल प्रॉब्लम सेम होगी, व्हाट एंड हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आर सोल्ड बाय द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। देखो जो प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन कर रहा हो वो चीज़ें तो वही लेके आएगा ना मार्केट में जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही हो। What to produce? Under this system, only those goods are produced that can be sold profitably either in the domestic in the foreign market. इसमें सिर्फ वही चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है जो प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दें, डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। और इसमें हाउ टू प्रोड्यूस, तो इसमें वो टेक्निक यूज़ की जाएंगी जो चीपर क्वालिटी की हो, चीपर लेबर मिले, चीपर लेबर इंटेंसिव मेथड को प्रोडक्शन में यूज़ कर सकता है, चीपर कैपिटल इंटेंसिव मेथड को प्रोडक्शन में यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसका एक ही टारगेट होता है लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन, यानी कि कॉस्ट सबसे कम हो और प्रॉफिट मैक्सिमम वो अर्न कर सके। फॉर होम टू प्रोड्यूस, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में गुड्स उनके लिए प्रोडक्शन की जाएगी जो क्या कहते हैं नीड के हिसाब से, पीपल का कैसा नीड है, कैसा उनका इंटरेस्ट है, कैसा उनका टेस्ट है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गुड्स का उन्होंने प्रोडक्शन किया वो सेल हो सके और इनको प्रॉफिट मिल सके। फीचर्स वही है, ये प्राइवेट ओनरशिप होती है, ठीक है, प्रोडक्शन का अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। इनका एक ही टारगेट होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना। गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, बस लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने में ही गवर्नमेंट का रोल होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हम ऐसा नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट टोटली इग्नोर्ड होती है। इसमें लॉ और ऑर्डर हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्नमेंट ही मेंटेन करती है। कुछ जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन को ओपन करना है तो गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स होते हैं, वो भी इनको कैपिटलिस्ट को फॉलो करने होते हैं। उसके बाद होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये बेटा वो इकोनॉमी होती है जो टोटली कंट्रोल होती है या ऑपरेट होती है गवर्नमेंट के अंडर आती है। गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है किसके लिए क्या करना है, कैसे करना है। गवर्नमेंट का जो मेन टारगेट है वो होता है सोशल वेलफेयर को इंक्रीज़ करना, यानी जितने भी समाज में लोग हैं, सोसाइटीज़ में लोग हैं, उनके वेलफेयर को इंक्रीज़ करना है, उनको अपग्रेड करना है। ये टारगेट होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का। सोशलिस्ट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम में वो कहते हैं कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, जैसे नीड ऑफ सोसाइटी, जैसे कि एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट करना था तो न्यू NEP 2020 आई है। जैसे कि हमारे रोड्स हैं, NH आप देख रहे हो, नेशनल हाईवेज़ पहले बहुत ख़राब थे, अब गवर्नमेंट उनको इम्प्रूव कर रही है, टैक्स वगैरह ले रही है बट उनको अच्छा खासा इम्प्रूव कर रही है। तो गवर्नमेंट ये देखती है कि जो सोसाइटी है, जो पब्लिक है, उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कैसा नीड है, उस हिसाब से डिसीजन लेती है। जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ पहले बहुत पुअर थी, अब हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अब PGIs बहुत अच्छे अच्छे बने हैं, अब एम्स बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करती है पब्लिक की नीड को देख के, सोसाइटी की नीड को देख के, अपने प्रॉफिट को देख के वो काम नहीं करती। वो पब्लिक की नीड को
देख के काम करती है कि पब्लिक को क्या चाहिए, उस हिसाब से वो डिसीजन लेती है कि कौन सी गुड्स है उसका प्रोडक्शन करना चाहिए। गुड्स ऐसी ही बनानी चाहिए गवर्नमेंट के हिसाब से जिसमें सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो। वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो सकती है, वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ से रिलेटेड हो सकती है, पब्लिक पार्क से रिलेटेड हो सकती है, या कि पब्लिक के फ़ायदे के लिए, पब्लिक के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए कोई भी गुड्स हो उसका वो प्रोडक्शन कर सकती है। हाउ टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट डिसाइड करती है गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करेगा, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। अगर लेबर इंटेंसिव है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा, लोग डिमांड करेंगे, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, डिमांड फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट को जनरेट करती है, इन्वेस्टमेंट से फिर बिजनेस बनता है, फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो वो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम चलने लगता है। तो क्योंकि हमारा कंट्री कैसा है, हमारा कंट्री लेबर इंटेंसिव कंट्री है, लेबर बहुत ज़्यादा, तो हमें टोटली गुड्स ना प्रोड्यूस करके लेकिन कुछ अमाउंट गुड्स तो हमें लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, ताकि लेबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो सके किस में, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में। अगर लेबर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इंगेज होगी तो हमारा जीडीपी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। लेकिन अगर हमारी लेबर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इंगेज ही नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे हमारे कंट्री है वो ग्रो करने की बजाय डिक्लाइन करेगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किस बेस पे हम लोगों को प्रोडक्शन करना है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जैसे कि हेल्थ केयर डिसीजन क्या होगा, सिटीज़न के लिए क्या नीड है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस हिसाब से डिसीजन लेती है कि कैसे और क्या बनाया जाए। इसमें वही है बेटा, मेनली कलेक्टिवली डिसीजन होता है सोसाइटी का, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, सॉरी वो सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी में तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ना। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कैसे क्या डिसीजन लेना है, सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज करना इनका टारगेट होता है, लॉ और ऑर्डर को भी मेंटेन करते हैं, साथ में ही साथ गवर्नमेंट प्रोडक्शन वगैरह के डिसीजन भी गवर्नमेंट लेता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही होते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी वो सिस्टम होता है जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है। दोनों ही सेक्टर का रिस्पेक्टिवली रोल होता है सोल्व करने में सेंट्रल प्रॉब्लम को। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों डिसाइड करते हैं मार्केट को देख के, कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, कौन सी चीज़ सप्लाई कर सकते हैं, कौन सी चीज़ शॉर्ट टर्म में सप्लाई हो सकता है, कौन सी चीज़ लॉन्ग टर्म में सप्लाई हो सकता है। तो वो मार्केट फोर्स को देख के ही डिसीजन होता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है वट एवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल। गवर्नमेंट प्रोवाइड इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ द मार्केट फेल टू डू। कहते हैं कि गवर्नमेंट इसके अंदर वो रोल प्ले करती है। देखो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों के लिए नेसेसिटी हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथ्स। प्राइवेट सेक्टर उसके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या करता है कि अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। अब लोगों को घर बना के देने में, लोगों को फूड प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट वो क्या हेल्प करेगा, इसमें गवर्नमेंट काम करता है। ट्रांसफ़र पेमेंट उनको देता है, बेरोज़गारी भत्ता, स्कॉलरशिप, पेंशन, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर अपना रोल प्ले करेगा और गवर्नमेंट सेक्टर अपना एक अलग रोल प्ले करता है। हमारी इंडिया है वो कैसी इकोनॉमी है, हमारी इंडिया जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसमें दोनों ही डिसीजन लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर मिलके दोनों ही डिसाइड करेंगे। प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है, पब्लिक सेक्टर है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। ठीक है, तो इसमें दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर। इंडिया ने अडॉप्ट की है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कुछ रीजंस से, कैसे कि आफ्टर द फ्रीडम लीडर्स of independent India like Jawaharlal Nehru were confused about the economic system to be followed in India. Some leaders were in favor of socialist economy and some were in favor of capitalist economy. As a result, a mixed economy. मतलब जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब बहुत सारे लीडर्स थे वो कंफ्यूज्ड थे कि हमारी इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो लेके आए या सोशलिस्ट सिस्टम है वो लेके आए। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया क्योंकि इसमें ना दोनों ही ज़रूरी है। सोशल वेलफेयर को इंक्रीज़ करने के लिए इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी लोगों का वेलफेयर इंक्रीज़ नहीं हो सकता। अगर सरकार सिर्फ लोगों का वेलफेयर इंक्रीज़ करती जाए तो गवर्नमेंट के ऊपर डेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें एक ऐसी सोसाइटी भी चाहिए, एक ऐसा सेक्टर भी चाहिए जो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करे, जिससे देश की ग्रोथ होगी, जिससे देश के ऊपर डेप्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए बेटर डिसीजन था मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें सोशल वेलफेयर भी हो एज वेल एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो।
इसी डिसीज़न को देखते हुए 1950 के अंदर डिसीज़न हुआ इकोनॉमिक प्लानिंग का। इससे पहले भी 1934 में, 1938 में, 1936 में काफ़ी डिस्कशन हुई, काफ़ी असेंबलीज़ बैठी जिसमें ये डिस्कशन हुआ कि हमारे देश को ग्रो करने के लिए एक प्लानिंग कमीशन की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखो, आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अपने घर को चलाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप कोई भी काम करने से पहले पहले उसकी प्लानिंग बनाते हो कि मुझे आज इतना करना है, कल इतना करना है, परसों इतना करना है, या इतना मेरा बजट है, इतना पैसा मुझे इस चीज़ पे खर्च करना है, मुझे सबसे पहले किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, किस चीज़ से मेरी ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको मैं बाद में ले सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जैसे हमारी डेली लाइफ में होती है, वैसे ही गवर्नमेंट के सामने भी ये प्रॉब्लम्स आए कि हमें देश को ग्रो करवाना है। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करवाना चाहिए, या पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करवाना है, या सर्विस सेक्टर को ग्रो करवाना है, पहले हॉस्पिटल बनाने चाहिए, या पहले स्कूल बनाने चाहिए। तो सम टाइप ऑफ इश्यूज़ थे जो गवर्नमेंट ने फेस किए उस टाइम पे। तो इसीलिए जो एक कमीशन बना जिसको बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वाज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान द इकोनॉमी नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इन सब के डिसीजन करने के लिए एक ऐसा कमीशन होना चाहिए। हर एक एक्सपर्ट होना चाहिए उसके अंदर जो डिसीजन ले, जिसको चीज़ें पता हो। इन सब को सोच के एक कमीशन बना। इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन था इफेक्टिव, एंड गवर्नमेंट टू इंडिया सेटअप द प्लानिंग कमीशन इन 1950 विद द प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन। और हमारा जो प्लानिंग कमीशन है इसका जो चेयरमैन होता है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। 2015 में 1 जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन ख़त्म हो चुका है। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने। ठीक है, कब किया था नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, प्लानिंग कमीशन था, इसका चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर होता था, और जो नीति आयोग है उसका चेयरमैन भी कौन है? प्राइम मिनिस्टर ही होगा। नी आयोग में एक CEO की पोस्ट है वो अलग होती है। CEO टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। द फर्स्ट चेयरमैन था प्लानिंग कमीशन का प्रोफेसर महालनोबिस। महालनोबिस का बहुत बड़ा रोल था प्लानिंग कमीशन के अंदर। कैसे इकनॉमी को सेल्फ रिलायबल बनाना है, कैसे सेल्फ सफिशेंट बनाना है, बहुत सारे डिसीजन महालनोबिस ने लिए थे। प्रोफेसर PC महालनोबिस इनका पूरा नाम था। हम मान सकते हैं कि 5 ईयर प्लान्स में 12 5 ईयर्स प्लान आए थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स था वो हैरेड डोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था। अलग अलग 5 ईयर प्लान को अलग अलग इकोनॉमिक्स ने दिया था। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो हैरेड डोमर ने दिया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका टारगेट क्या था? एग्रीकल्चर को डेवलप करना। ऐसे अलग अलग जो टारगेट्स थे 5 ईयर प्लान थे उनके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। प्लान का मतलब यही होता है कि एक स्ट्रैटेजी होती है, एक प्रोग्राम होता है, एक स्कीम होता है जो हमें वर्क करना होता है। कुछ हमारे टारगेट्स होते हैं, हमें उनको अचीव करना है, उसके लिए हमें काम करना है। तो पहले हम उसकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे ना कि फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप ये होगा, थर्ड स्टेप ये होगा। फिर उसके हिसाब से हम उस पर काम करेंगे, वर्क करेंगे। तो प्लान या प्लानिंग कमीशन जो है वो हमें स्ट्रैटेजी बताता है, वो हमें टेक्निक सिखाता है, वो हमारी कुछ गोल डिसाइड करता है। फिर स्टेप टू स्टेप उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या करता है, वो लाइन दिखाता है कि आपको ऐसे चलना है, फिर ऐसे करना है। प्लान का रीजंस थे प्लान बनाने के लिए कि कुछ गोल डिसाइड करना है। जब तक हमारे लाइफ का कोई गोल डिसाइड नहीं होता, हम उस लाइन में उस पर्पज से उस हिसाब से हार्ड वर्क नहीं करते हैं, उस हिसाब से नहीं जाते हैं। अब आपका गोल ही नहीं होगा कि मुझे बोर्ड में 90% लाना, 95% लाना, तो आप उस हिसाब से मेहनत ही नहीं करोगे। आपको लगता है कि बस पास हो जाना, आज नहीं कल पढ़ लूँगा, आज नहीं कल पढ़ लूँगा, तो वो टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हमें एक टारगेट डिसाइड करना है, एक गोल डिसाइड करना है, उसको अचीव करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी, कुछ प्लान बनाना है, फिर उस पर हमें काम करना है, तब हमारा वो प्लान है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। ये हमारे प्लान्स हैं। देखिए, प्लान का जो टाइम पीरियड था वो 5 ईयर का होता था। ड्यू टू सम रीजंस कभी कभी ऐसे भी हुआ था कि प्लान है बीच में हॉलीडे लेना पड़ा था। कुछ प्लान्स ऐसे थे जो एनुअल प्लान्स भी आए थे, क्योंकि कभी वॉर हो गया था, कभी गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। बहुत सारे सडन रीज़न थे जिनकी वजह से प्लान जो है वो 5 ईयर अपना टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं कर पाए। कुछ प्लान्स को बीच में ही रोकना पड़ा था। ठीक है, और टोटल 12 प्लान आए थे। टोटल 12th प्लान अभी चल ही रहा था। 2017 में वो कंप्लीट होता, उससे पहले ही प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया।
फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 से स्टार्ट होकर 1956 तक चला था। और इसका टारगेट था एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको ग्रोथ करवाना, एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट करवाना, एग्रीकल्चर सेक्टर में पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये मेन टारगेट था किसका, फर्स्ट प्लान का। देखो सबसे पहले हमारा जो प्लानिंग कमीशन था ना उसने यही डिसाइड किया कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, क्योंकि कोर सेक्टर है वो बेस सेक्टर है, फाउंडेशन सेक्टर है। अगर हमें इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहिए तो वो कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर से आएगा। और एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, और अब हम बात करें 1950 की, उस टाइम पीरियड पे इतना एजुकेशन वगैरह, इतना इंडस्ट्रियल सेक्टर वगैरह एडवांस नहीं था हमारा, तो हमारे देश की अबव 60% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती थी। तो इस सेक्टर को ही अगर हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, सेक्टर को अगर हम प्रोडक्शन पर हेक्टेयर बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा अब क्या टारगेट हो चुका था, अब हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो सब्सिस्टेंस के लिए नहीं था, हमारी क्रॉप्स कैसी हो चुकी थी, कमर्शियलाइजेशन क्रॉप हो चुकी थी। तो अब हमें इस सेक्टर को सबसे ज़्यादा ग्रो करवाना है ताकि इंडस्ट्री के लिए कोर बन सके, इंडस्ट्री के लिए फाउंडेशन स्टोन हमें मिल सके। अब हमारा इस सेक्टर को इंक्रीज़ करवाने के लिए, इस सेक्टर को ग्रोथ करवाने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए गवर्नमेंट ने काम किया, बहुत हाई क्वालिटी के सीड्स वगैरह लेके आए। आगे रेवोल्यूशन भी आएगा, मैं आपको पढ़ाऊँगी, वो अलग 5 ईयर प्लान में आया था। क्योंकि देखो एकदम से जब हम कोई प्लानिंग बनाते हैं तो सारा सिस्टम एकदम से लागू नहीं होता, कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं, कुछ चीज़ें हमें बाद में समझ आती हैं कि ये चीज़ हमें ऐड करनी थी, ये चीज़ें हमें ऐड नहीं करनी थी, क्या हमें बेनिफिट हुआ, क्या हमें नुकसान हुआ। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो टारगेट रखा गया था वो फर्स्ट 5 ईयर का प्लान का टारगेट वो अचीव नहीं कर पाया, क्योंकि अभी हम नए नए आए ही थे, प्लानिंग कमीशन में नया वर्क करना स्टार्ट किया था, तो चीज़ें अभी सेटअप नहीं हो पाई थी। सेकेंड 5 ईयर प्लान बना था 1956 से 31 मार्च 1961 तक। इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ध्यान दिया गया। अब यहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री एज वेल एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेटअप की गई थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है हर घर के बैकयार्ड में इंडस्ट्री, छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ या छोटी छोटी चीज़ें लगाना, जिससे कि आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होना था। राउरकेला, भिलाई इस्पात के अंदर काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी जिनको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोल सकते हैं, वो भी सेटअप हुई थी सेकंड 5 ईयर प्लान में। ठीक है, और सेकंड 5 ईयर प्लान जो था इसमें हैवी इंडस्ट्रीज़ को टारगेट किया था कि हमें हैवी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है ताकि हमारा इंपोर्ट है वो कम हो जाए। थर्ड 5 ईयर प्लान था वो बना था 1961 से 31 मार्च 1966। इसका टारगेट था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। हमारा फूड जो था हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, तो अब हमें फूड ग्रेन में अपनी सेल्फ सफिशिएंसी बनाना था। अब हमें फूड ग्रेन कहीं से भी इंपोर्ट ना हो, इसी वजह से इसी टारगेट पे काम किया गया। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना था, पावर्टी में रिडक्शन करना था, इनइक्वालिटी में रिडक्शन करना था। तो ये टारगेट था थर्ड 5 ईयर प्लान का। इसके बाद कुछ इश्यूज़ थे जिनकी वजह से 3 एनुअल प्लान्स आए थे, जिनको हम बोलते हैं प्लान हॉलीडेज़। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट टाइम प्लान हॉलीडेज़ कब आया था, तो 1966 में फर्स्ट टाइम प्लान हॉलीडेज़ आया था। तब 3 साल के लिए एनुअल प्लान्स बनाए गए थे। 1960 ठीक है, इनका भी एनुअल टारगेट रखे गए थे, एनुअल टारगेट को अचीव करने के लिए काम किया गया था। लेकिन रीज़न था कभी फ्लड आ गया था, कभी वॉर हो गए थे जिसकी वजह से, या कभी गवर्नमेंट है वो चेंज हो गई थी, प्लान कंटिन्यू नहीं हो पाए थे तो डिसकंटिन्यू उनको करना पड़ा था। उसके बाद है फोर्थ प्लान आया था 1969 से 1974 में। इसका टारगेट था असरलेट करना था प्रोसेस ऑफ ग्रोथ को, प्राइस स्टेबिलिटी इसके अंदर लेके आनी थी कि जो ग्रोथ है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना था। ठीक है, ग्रोथ अब हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी काम किया था, इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी काम किया था, अब दोनों मिलके ग्रोथ कर रहे थे। 1966 में, अब इससे पहले 1966 में 1967 में ग्रीन रेवोल्यूशन भी आ गए थे, हाई क्वालिटी के सीड्स आ गए थे, हम साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लग गए थे, तो हम ग्रो कर सकते थे प्रोडक्शन सेक्टर एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी।
और प्राइस स्टेबिलिटी की इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना बढ़े। गवर्नमेंट का मेन टारगेट रहता था कि प्राइस को भी स्टेबल रखें ताकि लोअर क्लास बीपीएल लोगों तक भी सारी जो चीज़ें हैं, नेसेसरी जो गुड्स हैं, उन तक भी अवेलेबल हो सके। और 1969 का टाइम पीरियड ही वो टाइम पीरियड है जिसमें 14 नेशनल बड़े बैंकों को नेशनलाइज्ड किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। फिफ्थ जो प्लान था उसका टाइम पीरियड था 1974 से 1979 में। राइजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड विद ए फोकस ऑन वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था ना, इसका टारगेट यही था कि पावर्टी को रिडक्शन करना है। वीकर सेक्शन था, उस पर ध्यान दिया गया था कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्कूल एजुकेशन स्टार्ट की थी, 0 से लेकर 6 ईयर तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन सिस्टम लेके आए थे। काफ़ी कुछ काम हुआ था वीकर सेक्शन के लिए कि उनको स्टाइफंड दिया जाए, उनको पेंशन दिया जाए, उनको बेरोज़गारी भत्ता दिया जाए, ट्रांसफ़र पेमेंट वगैरह के काम गवर्नमेंट ने उस टाइम पे इनिशियल करना स्टार्ट किए थे। उसके बाद है सिक्स्थ 5 ईयर, फिर एनुअल प्लान आ गया था 1979 से 1980 में। और 1980 है तब प्लान आया था, उसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। जो गुरनार मिडल लेके आए थे, गुरनार मिडल इकोनॉमिक्स थे जो रोलिंग प्लान लेके आए थे 1980 में। फिर उसके बाद है सिक्स्थ प्लान आया था 1980 टू 85, जिसका टारगेट था रिमूवल ऑफ पावर्टी, पावर्टी को रिमूव करना, रिडक्शन करना, अनइक्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छे से डेवलप करना, रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, पब्लिक पार्क्स बनवाना या ट्रांसपोर्टेशन अच्छा करना। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों पे इस प्लान में काम किया था। अभी तक ऐसा कोई भी प्लान नहीं आया था सिक्स प्लान में जिसमें जो गवर्नमेंट ने टारगेट डिसाइड किया था वो अचीव किया। हमारा हर प्लान फेल हो जाता था। जो हम टारगेट डिसाइड करते थे वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते थे ड्यू टू रॉ मटेरियल, ड्यू टू सम टेक्निक्स, मतलब हम टेक्निक्स अच्छी नहीं यूज़ कर पा रहे थे या हम लोगों के पास वैसे रिसोर्स नहीं थे जिससे कि हम प्लान को, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा गोल है, उसको हम अचीव कर सकें। सेवन्थ प्लान था 1985 से 1990 तक का इसका टाइम था। इसका था जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इंक्रीज़ करना था एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को, इसमें इम्प्रूव करना था। और इसमें इस टाइम तक ग्रीन रेवोल्यूशन का सेकंड फेज़ भी आ चुका था। तो अब पहले, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में ग्रीन रेवोल्यूशन में सिर्फ वीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ा था, लेकिन सेकंड फेज़ में ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत सारी चीज़ों को, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, काफ़ी चीज़ों को इम्प्रूव किया था, जिससे ऐसा नहीं है कि राइस और वीट का ही प्रोडक्शन बढ़ा। बहुत सारे ऐसे थे चीज़ थे, फूड ग्रेन थे, जिनका प्रोडक्शन सेकंड 5 ईयर प्लान के फेज़ में बढ़ा था। तो अब पर हेक्टेयर जो थी प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो इंक्रीज़ होने लग गई थी। फिर 2 एनुअल प्लान फिर आए थे बेटा 1990 से 1992 के अंदर। अब गवर्नमेंट बहुत जल्दी जल्दी कुछ चेंज हुआ था, ऐसा कुछ इश्यूज़ था जिसकी वजह से प्लान है वो कंप्लीट नहीं हो पाए थे। एट्थ प्लान आया था 1992 से 1997 में। इसका टारगेट था फुलर यूटिलाइजेशन करना था मैन पावर का सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रॉन्ग बनाना था। ठीक है, अब हमारा, क्योंकि 1992 तक तो हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी थी, 1986 में फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसीज आती है जिसके कोठारी जो कमीशन आयोग इसको लेके आता है। कोठारी कमीशंस ने ये कंपलसरी एजुकेशन लागू की थी। उन्होंने बोला था कि 0 से लेके 6 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन है। तो बहुत ज़्यादा इनरोलमेंट है स्कूलों में होने लग गया था। 0 से 6 साल, जो 6 साल के बच्चे थे उनका बहुत ज़्यादा इनरोलमेंट है वो स्कूलों में हुआ था उस टाइम पे। नाइन्थ 5 ईयर प्लान आया था 1997 से 2002 तक। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका टारगेट था। ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी था और ग्रोथ, चेकिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब धीरे धीरे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की पॉलिसीज़ भी बनाई गई थी। गवर्नमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी काम कर रही थी क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो रैपिड ग्रोथ कर रही थी। हमारा जो प्रोडक्शन था वो अर्थमेटिक मीन से ग्रो कर रहा था, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और हमारा जो पॉपुलेशन था वो ज्योमेट्रिक मीन से ग्रो कर रहा था, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसा। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 तक आया, 2002 से 2007 तक आया था। इसका 10th 5 ईयर प्लान में हमने टारगेट अचीव किया था। 10th 5 ईयर प्लान के टारगेट थे
क्वालिटी लाइफ थ्रू बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ एंड इम्प्रूव करना लेवल ऑफ कंजप्शन का, रिडक्शन करना इनइक्वालिटी का, इंक्लूसिव ग्रोथ। अब तक हम आते आते 2007 तक हम आ गए, हमने काफ़ी कुछ ग्रो कर लिया। हमने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हमारी इकोनॉमी में आ चुका था। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सेक्टर ऐसे थे कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फ्री WTO के मेंबर हम बन चुके थे। तो बहुत कुछ हमने इम्प्रूवमेंट किया, जिसकी वजह से हमारा जो 10th 5 ईयर प्लान है उसमें हम कह सकते हैं कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ रेट के पाथ तक पहुंच चुके थे। 11th 5 ईयर प्लान आया था 2007 से 2012, 2007 से 2012 तक। इसका टारगेट था, मल्टीपल टारगेट्स रखे गए थे इसके लिए। पावर्टी भी रिडक्शन करना है, अनइक्वालिटी को कम करना है, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ सर्विस को इम्प्रूव करना है, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की स्ट्रेटजीज बनाना है। वो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था उसका सेकंड फेज़ आया था। अब ये सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहा है। इसमें हाई क्वालिटी की जॉब जनरेट करना था, प्रोटेक्शन करना है इन्वायरमेंट को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री बढ़ने की वजह से ओजोन लेयर में जो डिप्लीटेशन आ गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी थी। जो लेड वगैरह की इन्वायरमेंट के अंदर मात्रा है, क्वांटिटी है, वो बहुत बढ़ने लगी थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ भी हमारे सामने आने लगे। जो इन्वायरमेंट को स्ट्रॉन्ग करने का, इन्वायरमेंट को सस्टेन रखने के लिए भी इसमें टारगेट रखा गया कि हम हमारे इन्वायरमेंट को किस तरीके से क्लीन रख सकते हैं, इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर लास्ट 5 ईयर प्लान आता है 12th 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम पीरियड था 2012 से 2017, 2012 से 2017। लेकिन 2015 में ही 1 जनवरी 2015 में ही 5 ईयर प्लान को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से। इसका जो टारगेट था, बेटा टारगेट डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं तो आप टारगेट को मिस मत करके जाना, टारगेट को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना। इसका टारगेट था फास्टर, मोर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 1950 से 1991 तक हमारे क्या क्या चीज़ें प्लानिंग कमीशन के अंडर काम हुई वो देखिए। हैवी रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में 17 इंडस्ट्रीज़ थी जो पब्लिक सेक्टर में डिपेंड कर रही थी, ठीक है। रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर एज अगेंस्ट 12 इंडस्ट्रीज़ थी जो रिमार्क थी प्राइवेट सेक्टर के लिए। मतलब उस टाइम पीरियड पे क्या था, इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया था कि कौन सी इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट के अंडर आएगी, कौन सी इंडस्ट्री है वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर आएगी, और कौन सी इंडस्ट्री है वो महारत्न होगी, कौन सी नवरत्न होगी। ऐसे इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स थे, इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। अब हमारा करंट में ऐसा है कि करंट में सिर्फ 2 ही इकनॉमी ऐसी है जो टोटली गवर्नमेंट के अंदर है, रेलवे, और एक तो हमारा रेलवे है, एक एटॉमिक एनर्जी है, और एक डिफेंस के इक्विपमेंट हैं। ये 3 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के पास है, बाकी सारी इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के पास हैं, ठीक है। रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, हमारा अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल एक्ट आ गया था 1948 में। इंडस्ट्रियल एक्ट भी काफ़ी आए थे 1948 में, 1956 में। धीरे धीरे हम इंडस्ट्रियल एक्ट के वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट बी इस्टेब्लिश्ड विदाउट एन लाइसेंस, और रजिस्ट्रेशन के बिना प्राइवेट सेक्टर, मैंने अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि हमें अगर प्राइवेट सेक्टर में भी काम करना है तो उसमें भी गवर्नमेंट का कुछ रोल होता है, गवर्नमेंट की कुछ रूल रेगुलेशन होता है, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ये रूल आया था 1948 में। 1948 में एक एक्ट आया कि हमें अगर कोई प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना है तो गवर्नमेंट का परमिशन लेना है, गवर्नमेंट लाइसेंस लेना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर वॉज दैट इंश्योर दैट देयर वाज नो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द प्राइवेट सेक्टर हैंड, कि प्राइवेट सेक्टर को भी ये चीज़ें भी श्योर करनी थी कि किसी तरीके की कोई मिस हैपनिंग ना हो इन्वायरमेंट के साथ भी, या वो इकोनॉमिक पावर का मिसयूज़ भी नहीं कर रहे। तो काफ़ी रूल रेगुलेशन थे जो प्राइवेट सेक्टर को फॉलो करने होते थे। उसके बाद है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। अब MRTP एक्ट आया था 1969 में, आया था MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रोटेक्शन एक्ट इसको बोलते हैं। ये आया था 1969 के अंदर। ये कब आया था, 1969 के अंदर आया था बेटा ये, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अदर हैंड वाज ऑफर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव सर्टेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन वर। देखो इसमें क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी, हैंडलूम वगैरह, सिल्क बोर्ड वगैरह, इनको भी प्रोटेक्ट किया गया
और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी सेटअप किया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के पीछे रीज़न यही था कि अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाती हैं तो बहुत सारे लोग जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करके बैठे थे वो सारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और जो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो डाउन आ जाएगा। लिवलीहुड के लिए वो डिपेंड करने लगेंगे गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को है वो प्रोटेक्शन करने का काम किया गया। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया गया। देखो, इन्वेस्ट वही लोग करेंगे जिन्होंने पास्ट में सेव किया हो। हमारा इन्वेस्ट तो नहीं है कि हम किसी से बोरो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक टोटली रिस्क है। इन्वेस्टमेंट से हमें प्रॉफिट भी हो सकता है लेकिन एज वेल एज हमें लॉस भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट एक रिस्क होता है जिसे हमें नहीं पता कि फ्यूचर में हमें प्रॉफिट देगा या वो हमें लॉस देगा। तो अगर हमने पास्ट में सेविंग किया हुआ है, किसी को बोरो नहीं करना, तो हम उसको इन्वेस्ट करते हैं फर्दर। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही ज़रूरी होते हैं किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। हाई इंटरेस्ट रेट वर ऑफर टू प्रमोट सेविंग, और उस टाइम पे सेविंग को इंक्रीज करने के लिए सरकार बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करता था, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक में डिपॉजिट करवा सके, जिससे देश में कैपिटल जो है वो ग्रो होगा। प्रोडक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन से भी हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोडक्शन करने का काम किया गया। इंपोर्ट ड्यूटीज़ हाई जो है इंपोर्ट ड्यूटीज़ उस टाइम पे लगाई गई थी, टैरिफ वगैरह भी बढ़ा दिए गए थे। फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन ने ये काम किया कि जिन गुड्स को हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं महंगे में, उन्हीं गुड्स को हमारे देश में चीपर प्राइस पे कैसे बनाया जा सके। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सेम वैसे ही क्वालिटी की चीज़ बनाना, यानी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में हमने बाहर से मंगवाने की बजाय वैसी ही गुड्स, क्वालिटी थोड़ा मोटा तो देखो डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंट में वैसी ही क्वालिटी की गुड्स कैसे हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा हमारी गवर्नमेंट ने काम किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स, वैसे ही गुड्स हमारी कंट्री में बनाए जिससे हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को इनकम अर्न होगी, और हमें बाहर से जो हैवी हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ पे करके चीज़ें मंगवाना पड़ता है, बहुत महंगी पड़ती हैं, वो भी हमें नहीं मंगवानी पड़ेगी। और रिस्ट्रिक्शन था फॉरेन कैपिटल पे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड थ्रू द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा आया था, उसके बाद फेरा को चेंज करके फेमा भी बना दिया गया था। 1973 में ये फेरा आया था और आगे 1992 में या 2002 में फेमा आया था। दिस वाज टू मिनिमाइज इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो इन्होंने हमारी डोमेस्टिक मार्केट है उसको सेफ रखा था फॉरेन इन्वेस्टर से। वेरियस पॉइंट इन सक्सेस अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग के, नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करने में हमें हेल्प मिली हमारी। ड्यूरिंग दिस मोस्ट प्लान वी फेल टू अचीव द टारगेट रेट ऑफ ग्रोथ। यानी कि देखो वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, एक दो प्लान को छोड़ के मोस्ट प्लान ऐसे ही थे जिसमें हमने जो टारगेट डिसाइड किया था वो हम अचीव नहीं कर पाए थे, बट काफ़ी कुछ ग्रोथ हुई हमारी कंट्री में। बहुत सारे टारगेट हमने डिसाइड किए, वो अचीव नहीं कर पाए लेकिन ऑलमोस्ट उन तक हम पहुँच गए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने काम तो किया एटलीस्ट। पर कैपिटा इनकम का भी ग्रोथ हुआ। ओवर टाइम पर कैपिटा इनकम हैज़ रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट राइज हुआ। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बिफोर द प्लानिंग द रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम हैड ओनली बीन नॉमिनल। कुछ लोगों के हाथ में पर कैपिटा इनकम थी। 12th प्लान में हमने एस्टिमेट किया था 5.5% पर एनम। इन 2017 और 2018 और 19 में हमने देखा पर कैपिटा इनकम है 5.7% टू 5.6% पर एनम। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है हमारी पर कैपिटा इनकम। सेविंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 1950 से 51 में सेविंग रेट था वो हमारा था 9.5% नेशनल इनकम का। 2011-12 तक आते आते ये 31.3 हो गया और 2017 और 18 तक आते आते ये 30.5% हो गया और अब तो 2026 चल रहा है तो ये आते आते 35 पॉइंट समथिंग हो गया है। और हम लोगों को पता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। इकोनॉमिक्स में आप लोगों को पहले भी बताया था कि कितने इंडस्ट्रीज़ 5 ईयर प्लान्स का एक बिग पुश था बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ही है इन्वेस्टमेंट डाल सकती है किसी भी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री सेटअप की जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। अभी इस चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ा है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चैप्टर का अगला पार्ट जल्दी ही मैं आपके लिए लेके आऊँगी। अगर ये चैप्टर आपको समझ आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेकंड पार्ट का वेट करें।